हेलो गाइस, इस वॉइस एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और जैसा कि ये एक न्यू मानवा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसे एक्सप्लेन किया होगा। तो बिना किसी देरी करे बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम लोग को एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन के सीन को दिखाए जाते हैं। और ये जो माउंटेन है इसके नीचे ही एक छोटा सा गाँव बसा होता है। और इसी गाँव के अंदर हम लोगों को हम लोग के मेन कैरेक्टर हाउ को दिखाए जाते हैं। अपना हाउ जो की एक ऑर्डिनरी स्कॉलर होता है और तब वो अपने कमरे में बैठ के कल्टीवेशन करने की कोशिश भी कर रहा होता है। हाउ इस वक्त कल्टीवेशन करते हुए हम लोगों से बताने लगता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मम्मी पापा अचानक से एक दिन उसे छोड़ के यहाँ से चले गए और तब उस दिन की बात से आज तक उन लोगों की कोई भी खबर नहीं है। जैसा कि हाउ के पास निर्भर करने के लिए कोई भी नहीं है तो इसी कारण ही वो हर रोज बहुत सारी किताब और पोइट्री को पढ़ने लगा, इसी आशा में कि एक दिन न एक दिन वो इंपीरियल एग्जामिनेशन को पास करेगा और तब अपनी हालातों को भी सुधारेगा। और इन्हीं सभी चीजों के कारण वो तो अपने फैमिली का जो मेन रेसिडेंस था उसे भी बेच दिया और तो लोन शार्क से बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन भी ले लिया। लेकिन इन सभी चीजों से भी कोई भी फायदा नहीं होता। हम लोग का एमसी वो लगातार 3 साल एग्जामिनेशन देने के बावजूद एक बार भी पास नहीं कर पाता, हर वक्त फेल ही हो जाता है। तो इस समय हाउ इंपीरियल एग्जाम छोड़ के आराम से एक मजदूर बन के काम करने के बारे में सोचता है। हाउ एक दिन सिटी के नॉर्थ साइड में माउंटेन के पीछे आता है जहाँ पे उसे पहाड़ों के नीचे एक गुफा में उसके गाँव के कुछ लड़कों को देखने के लिए मिलता है जो लोग उस जगह पे किसी कारण अटक चुके थे, दोबारा से ऊपर आ नहीं पा रहे थे। अपना एमसी इसी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिरकार वे लोग उस जगह पे फंसे तो फंसे कैसे। लेकिन इसी समय कोई हमारे एमसी के ऊपर बहुत ही जोरदार एक अटैक कर देता है। अचानक से हुई इस अटैक के कारण एमसी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन किस्मत से ये जो अटैक है ये एमसी के ऊपर लॉन्च नहीं होता बल्कि उसके साइड में जा लगता है। हाउ अभी जैसे ही सामने की ओर देखता है तो वो देखती है कि धूल के अंदर से एक लड़की उसके पास ही आ खड़ी होती है और इसके साथ ही हाउ से बोलने लगती है कि लड़के तुम में थोड़ा टैलेंट है, जब तुम खुद यहाँ तक आ गए हो तो इसे अपनी किस्मत समझो और वैसे भी हम एक आदमी काम थे तो तुम उनके साथ जुड़ जाओ। लड़की की ये बोलने के साथ ही अपना मेन कैरेक्टर यहीं पे अपनी होश खो बैठती है। लेकिन एमसी जब होश में आता है तब वो अपने आप को एक कल्टीवेशन सेट के सामने पाता है जिसका की नाम काउशैन सेक्ट होता है। हाउ इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है मैं इंपीरियल एग्जाम को छोड़ने के बाद एक इमोर्टल बनने का जो रास्ता है उसमें जाने का आशा पूरी तरीके से छोड़ दिया था, लेकिन मेरी किस्मत से मुझे एक और मौका मिल गया। हाउ के ये सोचने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को 4 महीने बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस वक्त हम लोग को काउसन सेक्ट के बहुत सारे स्टूडेंट को देखने के लिए मिलते हैं जो लोग सामने की ओर कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो रहे होते हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है वो 4 महीनों के बाद QI कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पे पहुंच पाता है और इसी कारण ही हाउ को अभी एक सर्वेंट से एक आउटर डिसाइपल बनाया जा रहा होता है। हाउ के सामने वाला सीनियर हाउ से बोलने लगता है कि तुम माउंटेन के अंदर डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेजर पैविलियन में जाओ और वहाँ पे जाके अपने लिए एक मैजिकल ट्रेजर को ले लो। अपने लिए ट्रेजर को लेने के बाद नॉर्थ साइड में आउटर डिसाइपलों का जो क्वार्टर है वहाँ पे जाना और वहाँ पे जाने के बाद अपने लिए एक रेसिडेंस को ढूंढ लेना जहाँ पे तुम रह सको। अभी ये सीनियर हाउ की परवाह करते हुए हाउ से एक और बात बोलता है कि उसको QI कंडेंसेशन मैनुअल का जो फर्स्ट पेज है उसे अच्छी तरीके से याद रखना होगा क्योंकि यही चीज सेट के अंदर एक फंडामेंटल सर्वाइवल चीज है। सीनियर की इन सभी बातों को सुनने के बाद और तौर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को देने की वजह से हाउ अभी सीनियर के सामने झुकता है और इसके साथ ही सीनियर को शुक्रिया अदा करता है। तो इस समय सीनियर हाउ को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। सीनियर की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हाउ अभी एक किताब को पढ़ते हुए किताब में लिखी हुई जो डायरेक्शन है उसी और ही जाने लगता है। कुछ देर तक चलने के बाद हाउ अभी एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे सामने की ओर लकड़ी से बना हुआ एक पुल होता है और पुल के उस पार एक बहुत ही बड़ा रेसिडेंस होता है। हाउ अभी जैसे ही रेसिडेंस के सामने जाता है वैसे ही उसके हाथ में कहीं से उड़ता हुआ एक पोटली आ गिरती है। पोटली के अंदर बहुत सारे सामान भी होता है जैसे कि ग्रीन रॉबेस, स्प्रिट टोकन, स्टोरेज बैग। अभी रेसिडेंस के अंदर से कोई एक जन हाउ से बोलने लगता है कि तुम्हारे बैग के अंदर जो स्प्रिट टोकन है उसके माध्यम से तुम पैविलियन के अंदर एंटर करके मैजिकल ट्रेजर को ले सकते हो और तुम्हारे पास जो स्टोरेज बैग है उसके अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करने के बाद तुम उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सामान को रख पाओगे। इन सभी बातों के साथ ही कुछ देर बाद हम लोग को हाउ को पैविलियन के अंदर आते हुए दिखाए जाते हैं। पैविलियन के अंदर इस वक्त हम लोग को बहुत सारे मैजिकल ट्रेजरों को भी देखने के लिए मिलते हैं। अपने आसपास इतने सारे मैजिकल ट्रेजरों को देखने के बाद हाउ अभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। हाउ परेशान होते हुए बोलने लगता है कि क्या यहाँ पे इतने सारे मैजिकल ट्रेजर सिर्फ यूज करने के लिए रखे हुए हैं, तो मुझे सबसे पहले अपने लिए एक सुइटेबल ट्रेजर
को ढूंढना पड़ेगा जिसको कि मैं अच्छी तरीके से यूज कर पाऊँ। हाउ इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय उसकी नजर सामने की ओर रखी हुई एक मिरर पर जाती है। एक बेकार पोजीशन में उस आईने को रखा हुआ देखने के बाद हाउ अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे भाई वो कौन सा ट्रेजर है और वो हर एक ट्रेजर से उस जगह पे अलग क्यों रखा हुआ है। हाउ इस वक्त ट्रेजर को अच्छी तरीके से चारों ओर से घूम घूम के निरीक्षण करने लगता है, लेकिन फिर भी उसे ये बात समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये ट्रेजर काम क्या करता है या फिर इस ट्रेजर को किस तरीके से यूज किया जाता है। हाउ अभी ऐसे ही कैजुअली मिरर को थोड़ा सा टच करता है, लेकिन हाउ के ऐसा करते ही पैविलियन के ऊपर से एक आदमी नीचे की ओर आने लगता है और इसके साथ ही हाउ से बोलने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है और जैसा कि तुमने यहाँ पे इस मिरर को चूज किया है तो लगता है तुम्हारी किस्मत इसी मिरर के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इस समय हाउ अचानक से पैविलियन के ऊपर से किसी एक पर्सन को इस तरीके से नीचे आता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। अभी ये पर्सन नीचे की ओर आने के बाद हाउ से बोलने लगता है कि ट्रेजर पैविलियन के अंदर ये जो मिरर है ये सबसे ज्यादा यूनिक एक आर्टिफैक्ट है। इसके बारे में किसी को अभी तक कुछ भी पता ही नहीं चला कि आखिरकार इसे किस तरीके से यूज किया जाता है या फिर इसका जो एट्रीब्यूट है वो क्या है। जूनियर ब्रदर जिसके पास आपकी तरह अच्छी क्वालिटी हो उसके लिए इस मिरर को यूज करके हेवन एंड अर्थ को डोमिनेटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर्सन की ये सभी फालतू की बातें सुन के इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वो सोच में पड़ जाता है कि उसे इस मिरर को ले लेना चाहिए या फिर इसे ना लेके किसी एक और ट्रेजर को उठा लेना चाहिए। लेकिन इस समय हाउ अपना डिसीजन बना पाता उससे पहले ये पर्सन हाउ को ये जो मिरर है इसे चिपने लगता है। फोर्सफुली हाउ को पकड़ते हुए कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम ऐसे ही किसी चीज को देख के जज नहीं कर सकते और तुम्हें शायद से ये बात तो पता ही होगा कि हर एक ट्रेजर के अंदर अपने अपने छिपी हुई पावर होती है। अभी ये पर्सन हाउ से बोलने लगता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो ब्रोंज मिरर है इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। ये बहुत साल पहले की बात है। एक लाइट बीम जो कि हेवन के भी पार से आए थे वो लाइट बीम धरती पे गिरने के बाद इस मिरर का रूप ले लिया और जब वो मिरर सामने आया तो पूरे झाओ किंगडम में हलचल मच गई। हमारे सेट का लीडर पैट्रिच कोशन ने उस मिरर को स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक ट्रेजर बताया और तुम्हारे हाथ में ये जो ट्रेजर है मतलब ये जो मिरर है ये वही मिरर है। लेकिन उस वक्त पैट्रिच ने भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार इस मिरर को किस तरीके से यूज किया जाता है। पर्सन की बताई हुई लंबी चौड़ी इतिहास को सुनने के बाद इस समय हाउ अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं आखिरकार इस ट्रेजर को लेके करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि खुद पैट्रिच ने भी इस ट्रेजर को किस तरीके से यूज किया जाता है उस चीज को पता नहीं लगा पाए तो मैं घंटा ही कुछ उखाड़ लूंगा। हाउ को परेशान होता हुआ देखने के बाद अभी वो पर्सन समझ जाता है कि आखिरकार हाउ अपने मन में क्या सोच रहा है। तो इस समय पर्सन हाउ से बोलने लगता है कि जूनियर ब्रदर शायद से तुम यहाँ पे कुछ गलत समझ रहे हो। पैट्रिच ने इस मिरर को यूज नहीं कर पाया तो इसका मतलब यही निकलता है कि ये जो मिरर है ये कुछ खास है, मतलब किसी एक खास आदमी के लिए बना हुआ है और क्या पता वो खास आदमी तुम ही हो। पर्सन अभी हाउ से ये भी बोलने लगता है एक्चुअली में बहुत सारे डिसाइपल पहले भी इस मिरर को चूज किए थे लेकिन किसी ने भी इस मिरर को यूज नहीं कर पाए। लेकिन जैसा कि मैं बहुत ही समझदार और थर्ड सभी का ही मदद करता हूँ इसी कारण मैं उन लोगों को मिरर के बदले में कुछ और लेने दिया। और हाँ तुम भी इस बात से पूरी तरीके से निश्चित रह सकते हो कि अगर तुम इस मिरर को किसी भी तरह यूज नहीं कर पाए तो तुम्हें एक मौका मिलेगा इस मिरर के बदले में दोबारा से एक और ट्रेजर को उठाने का। लेकिन एक बात याद रखना मैं यहाँ पे तुम्हें जो मौका दे रहा हूँ वो बार बार नहीं आएगा। पर्सन की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ अपने मन में ही बोलने लगता है कि यहाँ पे चीजें थोड़ा सा अनयूजुअल और सस्पिशियस लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं दोबारा से इस मिरर को लौटा निकले आऊंगा तब ये पर्सन मुझे एक और अलग कहानी सुनाएगी। हाउ अभी मिरर को छोड़ के कुछ और लेता उससे पहले ये पर्सन सामने से बहुत ही जोरदार एक झपट्टा मार के हाउ को बहुत ही जोर से पीछे की ओर धकेल देता है। बेचारा हाउ अभी 3-4 बार डिगबजिया मारते हुए सीधा पैविलियन से बाहर आ गिरता है। पर्सन अभी हाउ से बोलने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम अपने पहले दिन ही सेट के रूल को मत तोड़ना और इस पैविलियन के अंदर से ली गई चीजें दोबारा से लौटाई नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि मैं एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ तो इसी कारण अगर तुम इस मिरर को यूज नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा इसके बदले में कुछ और लेने का। लेकिन हाँ आज के ही दिन दोबारा मत आना इसे लौटाने के लिए। पर्सन की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो इस वक्त
अपने मन में ही बोलने लगता है कि लूट गया, मैं तो पूरी तरीके से लूट गया। हाउ की इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। हाउ इस वक्त अपने रेस्टोरेंट के अंदर होता है और इसके साथ ही सेट का जो यूनिफॉर्म है उसे भी पहनता है। हाउ सच धाजने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ये सर्वेंट क्वार्टर से काफी अच्छा है जहाँ पे पहले मैं रहता था, और जैसा कि आज के बाद से मैं काउसन सेट का एक आउटर डिसाइपल बन चुका हूँ, तो मैं इमॉर्टल कल्टिवेशन के अपने ही पथ पे चलूंगा। और तो यूनजुआई काउंटी का मैं कोई स्कॉलर नहीं रहा और ना तो पहले की तरह कोई सर्वेंट। बाई अपने मानी मन इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय बाई को खिड़की के दूसरी ओर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। देखते ही देखते बाई के आंखों के सामने ही किसी का मर्डर भी हो जाता है और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे बाई की फट के चौसठ हो जाती है। बाई अभी महसूस करता है कि उसके कमरे के जस्ट बाहर ही किसी एक डिसाइपल ने एक और डिसाइपल की जान ले ली होती है और कारण होता है रिसोर्सेज। सिर्फ उसके रिसोर्सेज को लेने के कारण उसने उसको पूरी तरीके से मार दिया। आउटर डिसाइपल बनने के बाद पहली रात ही ये सब कुछ होता हुआ देखने के बाद बाई की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। बाई को अभी उसी सीनियर की बात याद आती है जिसने कि बाई को इन सभी चीजों के बारे में पहले आगाह कर दिया था और बाई को बताया था कि जैसा कि तुम आउटर सेक्ट में जा रहे हो तो मैं तुम्हें रूल को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों का काउशन सेक्ट झाओ किंगडम के 4 सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक हुआ करता था और हम लोग के सेक्ट का जो रूल है वो पूरी तरीके से रूथलेस है। यहाँ के स्टूडेंट सेक्ट के प्रति लॉयल रहे या ना रहे या फिर स्टूडेंट ही एक दूसरे के जान को ले ले, इन सभी चीजों से सेक्ट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और सेक्ट के अंदर इन सभी नियमों के कारण ही झाओ किंगडम के अंदर हम लोग के सेट को डिमैन सेट के नाम से जाना जाता है। भले ही आउटर सेट हर महीने स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स देता है, लेकिन हम लोग डिसाइपल्स के बीच जो लूट मार या लड़ाई होती है उसे माना नहीं करते। और वैसे वहाँ पे एक अलग जगह भी है जहाँ मारकाट अलाउ है, तो मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा कि वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा केयरफुल रहना। सीनियर की इन सभी बातों को याद करने के साथ ही इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। हाउ बेचारा इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैंने सोचा था जो लोग इमॉर्टल बनने के रास्ते में होता है वे लोग बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का, मतलब एक तरीके से जेंटल पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन है जैसे एक डॉग दूसरे डॉग को मार के खा जाता है। यहाँ की हालत बिल्कुल वैसा ही है। बेचारा हाउ अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। हाउ अभी टेबल के ऊपर रखा हुआ मिरर की ओर देखने लगता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि एक तरीके से ये चीज सही है कि इस सेट के अंदर इस मिरर को किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा फील्डिंग भी पूरी तरीके से सेट था। मिरर के अंदर अपने चेहरे को देखते हुए हाउ अभी बोलने लगता है कि ये एक ऐसा सेक्ट है जहाँ पे लूटपाट करना पूरी तरीके से अलाउ है, मतलब सेक्ट के अंदर जो पावरफुल है वो और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा और जो कमजोर है वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा कमजोर बनता जाएगा। अगर मुझे काउसन सेट के अंदर अच्छी तरीके से सर्वाइव करना है तो मुझे धीरे धीरे करके और भी ज्यादा पावरफुल बनते जाना होगा। हाउ की इन सभी बातों के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अगले ही दिन सुबह का सीन दिखाए जाते हैं। अभी आउटर सेट के बहुत सारे डिसाइपल हाउ की ओर देखते हुए आपस में ही बोलने लगते हैं कि ये हम लोग के सेट के अंदर काली ज्वाइन हुआ है ना, तो कोई अभी बोलता है कि इसने उसी ब्रोकन मिरर को चूज किया है, तो एक और लौंडा अभी ये बोलता है कि छह इसके पास जाके लूटपाट करना भी बेकार है, बेचारा उसके पास तो कुछ भी नहीं है। हाउ अभी इन सभी डिसाइपलों को इस तरीके से बातचीत करता हुआ सुनने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि एक तरीके से चीजें मेरे लिए एकदम सही हुआ, क्योंकि कुछ दिनों तक कोई भी मुझे परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। हाउ अभी अपने मन में ये भी बोलने लगता है आउटर सेट में आने के बाद अभी तक कोई भी मास्टर मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मुझे इंट्रोडक्टरी क्यूआई कंडेंसेशन स्क्रोल के ऊपर अभी तक निर्भर करना पड़ रहा है कल्टीवेशन करने के लिए, और अगर मैं इसी स्पीड से ही आगे बढ़ता रहा तो लगता है 2-3 सालों में मैं सेकेंड लेयर तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन तीसरी लेयर तक पहुंचने के लिए मुझे काफी वक्त लग जाएगा। मैं यहाँ के स्पिरिट स्टोन और जो पील है उसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, लेकिन क्या ही फायदा, सेट की जो हालत है उस हिसाब से कोई ना कोई आके तो मेरे से स्पिरिट स्टोन और जो पील है वो छीन के ले जाएगा। हाउ खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय उसके आसपास के जितने भी आउटर सेट के डिसाइपल थे वे सभी दौड़ के सेट का जो सेंट्रल एरिया है उसी और ही जाने लगते हैं और बोलते हैं कि हे सभी दौड़ो रे, क्योंकि आज का ही वो दिन है जहाँ पे हम लोग को सेट की तरफ से जो पील है और जो स्पिरिट स्टोन है वो दिया जाएगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद हाउ को भी अभी समझ में आ जाता है कि उसको भी जल्दी जल्दी से सेंट्रल स्क्वायर की ओर जाना पड़ेगा पील लेने के लिए। अभी हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं। सेंट्रल एरिया में इस वक्त हम लोग को एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन स्टैचू को देखने के लिए मिलते हैं और ड्रैगन स्टैचू के नीचे इस वक्त हम लोग को 3 मास्टर को देखने के लिए मिलते हैं और इन्हीं सभी मास्टरों के सामने आउटर सेट के जितने भी डिसाइपल थे वे सभी मौजूद थे पिल लेने के लिए। हाउ अभी स्टैचू के पास जो तीनों मास्टर मौजूद थे उन तीनों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता
है क्योंकि उन तीनों मास्टरों में से एक तो वही लड़की होती है जिसने कि हाउ को यहाँ पे लेके आया था। हाउ इस वक्त उसी लड़की को देख ही रही थी। इसी समय हाउ के पीछे मौजूद दो लड़के आपस में ही बोलने लगते हैं कि लगता है इस बार चीजें बहुत ही स्मूथ जाएगी, क्योंकि पहले दिए गए पिल की तरह इस बार जो पिल दिया जाएगा उसके अंदर 12 घंटे का कोई भी सील नहीं रहेगा, तो हम लोग जल्दी ही उसे यूज कर पाएंगे। दोनों की बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ भी अपने मन में ही बोलने लगता है कि हाँ ये चीज एकदम सही है, पिल को लेने के बाद मैं जल्दी जल्दी से उसे यूज कर लूंगा जिससे कि कोई मुझसे पिल को छीन ना सके। हाउ इन सभी बातों को सोच ही रहा था और तड़फिर के अंदर इसी टॉपिक को लेके बातचीत हो ही रही थी। इसी समय ऊपर से एक मास्टर जोर से चिल्लाता है और बोलने लगते हैं कि मेरा नाम शांगवान है और सेट की तरफ से मैं तुम सभी को पिल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तुम में से हर एक को एक एक कॉन्डेंसेशन स्प्रिट पिल और इसके साथ ही हाफ स्टोन मिलेगा। इतना कहने के साथ ही शांगवान स्प्रिट स्टोन और पिल को सभी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इससे सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी तो हाउ को भी एक स्प्रिट स्टोन और पिल मिलता है। हाउ अभी ये दोनों चीज को देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि फाइनली इससे मैं अपने कल्टीवेशन स्पीड को थोड़ा अप कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इन दोनों चीजों को संभाल के रखना होगा। हाउ मन ही मन इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय वही मास्टर दोबारा से अपने पास से एक और स्प्रिट पिल को बाहर की ओर निकाल लेता है, लेकिन इस बार का जो स्प्रिट पिल है इसका कलर येलो होता है और ये जितने भी पिल अभी तक दिए गए हैं उन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है। और यहाँ पे टीचर बताता है कि ये जो खास किस्म की पिल है इसे वो यहाँ पे इन सभी में से किसी एक को रैंडमली ही देने वाले हैं, मतलब हर किसी को ये पिल नहीं मिलने वाला। टीचर की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी डिसाइपल है वे सभी आपस में ही फुसफुसाने लगते हैं इस चीज को लेकर कि वो जो पिल है इनमें से किसको मिलने वाला है। अभी तो हम लोग को हाउ को भी दिखाया जाता है जो कि इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होकर रखा था कि वो यहाँ पे न्यूली एक स्टूडेंट है और उसको कोई भी टीचर नहीं जानता और इसी कारण ही उसके पास पिल मिलने का कोई भी चांस नहीं है, तो वो सही सलामत रहेगा और फालतू की झमेला में नहीं घसीटा जाएगा। हाउ खुश हो ही रहा था। इसी समय टीचर सभी से बोलने लगता है कि ये जो पिल है मैं इसे उसी न्यू स्टूडेंट को देने वाला हूँ जो कि हाल ही में आउटर सेक्ट में ज्वाइन हुआ है। अचानक से टीचर की इस बात को सुनने के बाद हाउ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार टीचर उसे क्यों मार बनना चाहता है, मतलब हाउ को ही क्यों पिल को देना चाहता है। लेकिन बेचारा हाउ यहाँ पे कर भी क्या सकता है। मास्टर अभी अपनी जगह से पिल को हाउ की ओर फेंक देता है। पिल अभी उड़ता हुआ आके एकदम सीधा हाउ के हथेली में आ गिरता है। हाउ इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है कि मर गया, मैं तो मर गया पूरी तरीके से। इस वक्त तो हम लोगों को हाउ के आसपास के स्टूडेंटों को भी देखने के लिए मिलते हैं जो लोग अपने अपने किलिंग इंटेंट से हाउ की ओर ही देख रहे होते हैं। मतलब जैसे ही टीचर जाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट एक साथ टूट पड़ेंगे हाउ के ऊपर उसे मार के पिल को लेने के लिए। इसी वक्त हम लोग को एक पहाड़ के सीन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई ये बोल रहा होता है कि अरे यार शांगवान ने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, इतना ज्यादा एक प्रीसियस पिल को एक नॉर्मल स्टूडेंट को देना, यह चीज तो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो इस समय सामने वाले मास्टर की बात को सुनने के बाद आगे वाला मास्टर बोलने लगता है कि तुम्हें तो पता ही है हम लोग के पास सेट के चीजों में इंटरफेयर करने का कोई भी पोजीशन नहीं है और मुझे पता है उस स्टूडेंट के लिए यह चीज पूरी तरीके से अनफेयर है, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना होगा कि सेट के अंदर जो रिसोर्सेस है वो भी लिमिटेड है। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे मारा जाता है या फिर जिंदा बच जाता है वो तो उसके किस्मत के ऊपर ही निर्भर करेगा। और वैसे भी एक कल्टीवेशन की दुनिया कभी भी फेयर नहीं था। इन दोनों मास्टरों की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को हाउ को उसके हाथ को ऊपर की ओर करते हुए दिखाए जाते हैं। हाउ इस वक्त टीचरों से बोलने लगता है कि मैं एक आम लड़का हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सेट के अंदर ज्वाइन भी हो पाऊंगा और थर्ड कल्टीवेशन भी कर पाऊंगा, लेकिन ये सभी चीजें मेरे लिए संभव हो पाया सिर्फ सीनियर सिस्टर शू की वजह से। तो सेट मेरे पास ये जो पिल है मैं इसे थैंक यू के तौर पे सीनियर सिस्टर शू को देना चाहता हूँ। हाउ की बातों को सुनने के बाद अभी सीनियर सिस्टर शू भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। सिस्टर शू अभी शांगवान से पूछने लगती है कि अंकल क्या मैं उस पिल को ले सकती हूँ। तो टीचर शांगवान अभी सिस्टर शू से बोलता है कि जैसा कि वो लड़का अपनी इच्छा से इस पिल को तुम्हें दे रहा है तो ऑब्वियसली उस पिल को तुम ले सकती हो। मास्टर शांगवान की बात को सुनने के बाद अभी सिस्टर शू हाउ के हाथ से पिल को ले लेती है, लेकिन सिस्टर शू यहाँ पे पिल को फ्री में नहीं लेती। वो बताती है कि मैं जब इस सेट के अंदर एक आउटर डिसाइपल था तब मैं नॉर्थ के साइड में पहाड़ों में एक गुफा तैयार किया था, तो आज के बाद से उस गुफा में तुम जा सकते हो। सिस्टर शू की इस बात को सुनने के बाद हाउ
बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो इस वक्त सिस्टर शू को थैंक यू भी बोलता है, लेकिन इस वक्त आउटर सेट के जितने भी डिसाइपल थे वे सभी हाउ से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि हाउ ने जो प्रीसियस पील है उसे सिस्टर शू को दे दिया था। सीन दोबारा से उसी दोनों उठ मास्टर की ओर जाता है। यहाँ पे हाउ के चालाकी को देखने के बाद एक मास्टर बोलने लगता है कि बाप रे, हम लोगों ने जितना सोचा था ये बच्चा तो उससे भी ज्यादा चालाक निकला। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को एक गुफा के और का सीन दिखाया जाता है और इस जगह पे इस वक्त हाउ को भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस वक्त हाउ के हाथ में हम लोगों को एक ग्रीन कलर के जेट टैबलेट को भी देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो टैबलेट है इसे सीनियर सिस्टर शू ने ही दी होती है और ये जो गुफा है ये उसी गुफा होती है जिसके अंदर सीनियर सिस्टर शू हाउ को आने के लिए परमिशन दी थी। हाउ इस वक्त जेट के माध्यम से गुफा के दरवाजे को ओपन करके गुफा के अंदर घुस जाता है। गुफा के अंदर घुसते ही उसे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है और हाउ को ये जगह काफी ज्यादा पसंद भी आता है। हाउ को अभी सामने की ओर एक छोटा सा स्पिरिट स्प्रिंग भी दिखता है और ये जो स्पिरिट स्प्रिंग है ये लगभग सूख ही चुका है। स्पिरिट स्प्रिंग से निकलता हुआ जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये थर्ड या फिर फोर्थ लेयर QI कंडेंसेशन के लिए काफी नहीं है, लेकिन जैसा कि हाउ इस वक्त फर्स्ट लेयर पे है तो उसके फाउंडेशन के लिए इतना ही सफिशिएंट है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह के सीन को दिखाया जाता है। गुफा के अंदर हाउ को कल्टिवेशन करता हुआ देखने के लिए मिलते हैं और हाउ पूरी रात बैठे बैठे कल्टिवेशन क्या होता है हाउ इस वक्त बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे एक ही दिन में लगभग 2 महीनों के बराबर कल्टिवेशन कर चुका हूँ। मेरी कल्टिवेशन स्पीड अगर ऐसे ही चलती रही तो मैं बहुत ही जल्द QI कंडेंसेशन के सेकंड लेयर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हाउ अभी एक और चीज महसूस करता है कि कमरे के अंदर पिछले दिन की तुलना में अभी बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। हाउ इस वक्त यहाँ से फैटी के पास जाने लगता है और यहाँ पे फैटी मतलब हाउ का एक फ्रेंड। हाउ अभी यहाँ से जाते जाते अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं स्पिरिट स्प्रिंग के माध्यम से दूसरों से बहुत ही जल्दी अपने लेवल को अप कर पाऊंगा और इसके साथ ही कुछ महीनों के बाद मैं ट्रेजर पेविलियन में जाके इस मिरर के बदले में दूसरा कोई ट्रेजर एक्सचेंज कर लूंगा। इन सभी बातों को सोचते हुए हाउ अभी सामने की ओर जा ही रहा था। इसी समय उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है तो इस समय हाउ जल्दी से मिरर को अपने कपड़े के अंदर रख लेता है। ऑब्वियसली ये एक मुर्गे की आवाज है। मैं फैटी के लिए इस मुर्गे को पकड़ के लेके जाऊंगा। हाउ के इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को फैटी के बारे में जानने के लिए मिलते हैं। फैटी जिसका की सरनेम ली है और वो हाउ जिस गाँव में रहता था उस गाँव के एक अमीर पर्सन का बेटा है। एंड ऑब्वियसली उस दिन पहाड़ों के नीचे गुफा में हाउ जिन 3 लड़के को देखा था उनमें से एक फैटी भी था और हाउ के साथ साथ उन सभी को भी सिस्टर शू ने यहाँ पे लेके आया था। और यहाँ पे हाउ को पहले यही लगा था कि फैटी शायद से किसी अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद जैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फैटी तो दिल से काफी अच्छा था। वो और हाउ बाद में जाके काफी अच्छे दोस्त भी बने। तो उसी फैटी के लिए इस समय हाउ झाड़ियों के अंदर जाके जिस मुर्गे की आवाज आ रही थी उसे पकड़ लेता है, लेकिन इस समय मुर्गा कुकड़ों को करते हुए झाऊ ने अपने कपड़े के अंदर जिस मिरर को रखा था उसे देख लेता है और होना क्या था अचानक से कुछ अजीब सा हो जाता है। और यह चीज इतना अजीब है क्या ही बताओ, मुर्गे के पीछे से खून फौर की तरह बाहर की ओर आने लगता है और बेचारा मुर्गा यहीं पे मारा जाता है। हाउ जो कि इन सभी चीजों को देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक चुका था। वो इस वक्त बोलने लगता है मैंने तो कुछ नहीं किया, तो अचानक से ये मुर्गा इस तरीके से मारा क्यों गया। हाउ अभी मिरर को बाहर की ओर निकालता है और इसके साथ ही सोच में पड़ जाता है क्या ये सब कुछ मिरर की वजह से ही हुआ है। हाउ को अभी समझ में नहीं आता कि आखिरकार एक मिरर की वजह से ये सब कुछ चीजें कैसे हो सकती है। तो वो अभी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दौड़ के जंगलों के अंदर जाने लगता है। कुछ देर जाने के बाद उसको सामने की ओर एक छोटा सा रैबिट दिखाई देता है। तो इस समय हाउ जल्दी से मिरर को बाहर की ओर निकल के रैबिट की ओर कर देता है। और होना क्या था, जिस तरीके से वो मुर्गा मारा गया था उसी तरीके से ये जो रैबिट है ये भी मारा जाता है। रैबिट के पीछे से भी खून की जो पिचकारी है वो बाहर की ओर आती है। हाउ अभी यहीं पे नहीं रुकता, वो जंगल के और थोड़ा सा अंदर की ओर जाता है। उससे सामने की ओर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारी गिलहरी दिखती है और तौर उसको एक फॉक्स भी दिखाई देता है। तो वो दोबारा से मिरर को सामने की ओर करता है और होना क्या था, बेचारे दोनों के दोनों जानवरें कुत्ते की मौत मारा जाते हैं। अभी हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाउ जंगलों के अंदर एक ही जगह पे एकदम पूरी तरीके से खामोश खड़ा हुआ था और उसकी खामोशी का बस एक ही कारण था जो कि आप लोग को पीछे दिख रहा है। बेचारे जितने भी जानवर हाउ के सामने आए थे उन सभी को हाउ ने मिरर को दिखा के कुत्ते की मौत मार दिया होता है। हाउ इस वक्त मिरर को देखते हुए बोलने लगता है कि ये आईना तो एक ट्रेजर है और ये जो ट्रेजर है ये एक अजीब ही शौक रखता है, किसी भी पीस के पिछवाड़े को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर देता है। हाउ की ये बोलने के साथ ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। गाइस ये वाली जो मानुआ है इसे मैं थोड़ा कंटिन्यू रखूंगा और ग्रैंडफादर वाला जो मानुआ था उसकी एपिसोड मैं कुछ दिनों के बाद ही अपलोड करूंगा।